सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में। दोस्तों, आपको पता है कि राहुल गांधी आजकल सीरियस दिखने की कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर में। हालांकि उसकी हम चर्चा करेंगे, उनकी हिपोक्रेसी को भी एक्सपोज करेंगे। तो आप प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, राहुल गांधी जी अभी बिहार जाने वाले हैं 7 तारीख को, क्योंकि बिहार में आने वाले 6 महीने के अंदर में वहां पे होने हैं विधानसभा के चुनाव। और राहुल गांधी जी वहां पे जा रहे हैं एक एनजीओ के द्वारा एक आयोजित एक प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। वहां पे वो दलितों के बारे में बात करेंगे, ओबीसी के बारे में बात करेंगे और पिछड़ी जातियों के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? संविधान बचाओ और साथ ही साथ में कास्ट सेंसस, ये है उनका मुद्दा। वहीं पे वही रटी हुई घिसी पिटी किताब लेके फिर से राहुल गांधी वहां पे जाने वाले हैं और वही मुद्दा उठाएंगे दोस्तों, जो चुनाव हारते आए हैं और फिर भी नहीं सुधर के वही पुराना मुद्दा, क्योंकि एजेंडा वही सेट है भाई। इनके पास में जो मटेरियल दिया हुआ है इनको किसी ने, वो यही है कि भारत के अंदर में सनातनियों को कास्ट बेस में आप तोड़ो और साथ ही साथ में ये कहते रहो कि डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में है। ये जो सम्मेलन होने वाला है दोस्तों, इसका नाम दिया हुआ संविधान सुरक्षा सम्मेलन, 7 अप्रैल को जाने वाले हैं बिहार में। हालांकि दोस्तों, संविधान को तार तार किस तरीके से किया है, आप हिपोक्रेसी देखिए कांग्रेस सरकार की। कर्नाटका के अंदर में, भारत के अंदर में बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है दोस्तों, उसमें आप रिलीजन के बेस पे आरक्षण नहीं दे सकते। लेकिन कर्नाटका के अंदर में 4% जो रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया जा रहा है, वो सिंपली रिलीजन के बेस पे ही दिया जा रहा है दोस्तों। और वो 4% किसका हक मार के दिया जा रहा है? वो हक मारा जा रहा है SC ST OBC का। दोस्तों, SC ST OBC को जितना परसेंटेज रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसमें से 4% मुसलमानों को रिलीजन के नाम पे दिया जा रहा है। तो राहुल गांधी जी ये नहीं बता रहे हैं कि उनकी पार्टी का ये दोगला चरित्र क्यों है। हालांकि ये बोलता रहता है कि संविधान खतरे में है। सबसे ज्यादा संविधान खतरे में कांग्रेस की 70 साल से जो भारत के अंदर में चली हुई सरकार है उसमें हुई है दोस्तों। उसने बाबा भीमराव अंबेडकर की संविधान को तार तार किया है। कितनी बार इन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर के खिलाफ उनको चुनाव हराने के लिए चाचा नेहरू ने क्या क्या तिगड़मबाजी की है, आप इतिहास का पन्ना पढ़ सकते हैं गूगल में जाके दोस्तों। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की खुद की किताब आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कांग्रेस कितनी दो मुखी तलवार है दोस्तों, दोगलापन इनका चरित्र है कांग्रेस पार्टी का। ये बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा है। और ये जा रहे हैं बिहार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन करने। वहां पे कास्ट सेंसस की भी बात करेंगे। हालांकि बिहार में जब नीतीश कुमार लालू यादव की जब पार्टी साथ में थी दोस्तों, कांग्रेस की थी, इनकी महागठबंधन में नीतीश कुमार थे, तब कास्ट सेंसस वहां पे किया था। करोड़ों रुपए खर्च भी किए थे कास्ट सेंसस के नाम पे। तब इन्होंने पहला राज्य घोषित किया था जहां पे कास्ट सेंसस सक्सेसफुली हुआ था। अब क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए में है, तब राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जो कास्ट सेंसस हमने करोड़ों रुपए बिहार के टैक्स पेयरों के पैसे खर्चे करवाए थे, वो फर्जी था। हम बिहार के अंदर में फिर से कास्ट सेंसस करवाएंगे। सोचिए आप, ये राहुल गांधी ही बोल सकता है भाई। राहुल गांधी इस देश के खिलाफ दोस्तों, हम लोग पप्पू मानते हैं ना उसको, लेकिन इतना खतरनाक एजेंडा लेके विदेशी ताकतों के हाथ में कठपुतली बन के खेलते हैं राहुल गांधी। ये साफ साफ दिखता है कि सनातनियों को जातियों में तोड़ने की राहुल गांधी की जो रणनीति है वो फेल हर जगह हो रही है। फिर भी वो दीवार पे सर मारे जा रहे हैं कि दीवार कभी ना कभी तो टूटेगी, ये सोच के। हालांकि इससे कोई ज्यादा फर्क बिहार में पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार वासी और पूरे भारत के लोगों को पता है कि राहुल गांधी का एजेंडा क्या है। अब दोस्तों, वहां पे उनकी जो कांग्रेस की पार्टी है बिहार के अंदर में, इस बार उन्होंने नया प्रभारी बनाया है दलित, ठीक है, राजेश जी को। अब जो दलित चेहरा उन्होंने लेके आए, इनको लगता है कि दलित वोट साधने में हम सक्सेस हो जाएंगे। हालांकि दलित वोटर्स भली भांति जानते हैं कांग्रेस का दो मुही चेहरा। 70 साल से दलितों को अछूता किसने बनाया? कांग्रेस सरकार ने ही बनाया दोस्तों। बाबा भीमराव अंबेडकर का बेइज्जत किसने किया है? कांग्रेस सरकार ने ही किया है। तो दलित समाज ना तो उनके साथ थी पहले, ना अब इनके साथ आने वाली है। अब दोस्तों, मेन बात पे आते हैं कि कांग्रेस की, राहुल गांधी जी की दूसरी हिपोक्रेसी क्या है। राहुल गांधी जी ने ICICI बैंक के फॉर्मर एम्प्लॉइज के साथ में मुलाकात की थी। 782 जन जो फॉर्मर ICICI बैंक के थे,
उनके साथ मुलाकात करने के बाद में उन्होंने एक बात कही। उसने कहा कि 16 लाख करोड़ रुपए दोस्तों इस देश के अंदर में माफ किए हैं बड़े उद्योगपतियों के लिए। बैंकिंग सिस्टम हमारा देश का जूझ रहा है क्योंकि बीजेपी की सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए बड़ी बड़ी उद्योग कंपनियों को दोस्तों राइट ऑफ कर दिया, मतलब देना ही नहीं है फिर से। ये बोला है राहुल गांधी जी ने, किससे मिलके? एक्स एम्प्लॉइज आईसीआईसीआई बैंक के। भाई सोचिए, प्रूफ दो राहुल गांधी जी। नहीं है प्रूफ, बस बोल वचन देने हैं इनको। हालांकि इनको अभी 3-4 दिन पहले ही आपको पता है एक्सपोज किया गया है पार्लियामेंट के अंदर में दोस्तों। अब मैं आपको निशिकांत दुबे जी का वो बयान सुनाता हूं कि कांग्रेस ने अपनी पूरे 70 साल के अंदर में क्या क्या कांड किए हैं। आप ये वीडियो सुनिए, आपके कान खड़े होना हो जाए तो आप बोलिएगा, और कांग्रेस की हिपोक्रेसी आपको बताए समझ में आएगी इससे। ये भारत सरकार का रिपोर्ट है। भारत सरकार जो क्या होता था कि जब मैं पहली बार एमपी बनकर आया, यहां तो हमसे बहुत सीनियर लोग हैं, एक चैप्टर जो है, एक बुक हम लोगों को मिलता था रेवेन्यू फॉरगॉन का। कॉर्पोरेट को कैसे फायदा पहुंचाया जाता था ये मैं आपको बताऊं। और ये सीएजी की रिपोर्ट जो मैं कह रहा हूं, ये सीएजी की रिपोर्ट जो लेके आया हूं मैं, वो ये दिखा रहा है कि इस देश में कॉर्पोरेट टैक्स लगभग 33%, जो 2004 से लेकर 14 तक यूपीए चलाती रही, 4 से 14 तक 33%। सेस की बात की अभी मिस्टर थरूर ने, तो सेस को यदि मान लेंगे तो टोटल वो टैक्स बढ़ता था 38.9 के आसपास। सीएजी कह रहा है कि 10 साल में किसी भी कॉर्पोरेट ने उसने 400, इस देश के 400, ये 13-14 की रिपोर्ट है, 400 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का, इंडस्ट्रियल हाउस का जो है नाम दिया, उसका जो टैक्स था वो केवल 22.3% था। 22% से ज्यादा कॉर्पोरेट ने कभी इस देश में टैक्स ही नहीं दिया 2014 तक। हमने क्या टैक्स दिया? हमसे आपने कभी 40% वसूला, कभी 30% वसूला, कभी 25% वसूला। 3 लाख 4 लाख के बाद जो है, जो गरीब आदमी है वो भी टैक्स देना शुरू कर दिया। कभी अपने गिरेबान में झांके हैं। और ये आपका रिसिप्ट है, रेवेन्यू फॉरगॉन का एक पेपर आता था, हम सभी ने इसको पढ़ा। जब बजट पेपर तो उस वक्त आता था, अब तो डिजिटल कर दिया है ओम बिरला साहब ने। उसने ये कहा अंतिम में 13-14 में जब ये लोग जा रहे थे, 5 लाख करोड़ रेवेन्यू फॉरगॉन सारे बिजनेसमैन को किया। दिस इज हियर। ये मैं 13-14 का जो है पूरा वो रेवेन्यू फॉरगॉन का ये रिपोर्ट लेकर आया हूं। देखा दोस्तों किस तरीके से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये कम टैक्स लेते थे, लोगों से टैक्स वसूलते थे, आम साधारण मानुष से, और कॉर्पोरेट्स को बेनिफिट पहुंचाते थे। ये एक्सपोज किया है फ्लोर पे निशिकांत दुबे जी ने। आप सोचिए, ये थी कांग्रेस की दोहरी राजनीति, दोहरा चरित्र दिखाता है दोस्तों। आज ये राहुल गांधी जी बोलते हैं कि कुछ उद्योगपतियों को, अदानी अंबानी, ऐसे कुछ उद्योगपतियों को बीजेपी की सरकार ने सारी बैंक खोल के रख दी है, तिजोरी बैंक की उनके लिए। सोचिए आप, आज ही झारखंड के अंदर में हेमंत सोरेन के साथ में अदानी की मुलाकात हुई है। हेमंत सोरेन एकदम वेलकम कर रहे हैं उनको प्रेम से, क्या आइए इन्वेस्ट कीजिए झारखंड के अंदर में। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र दिखाता है। और यही नहीं, कांग्रेस के कॉर्पोरेट जो ये बात करते हैं ना, अदानी अंबानी, बार बार आप निशिकांत दुबे जी का ये एक्सपोजर सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये भारत में शायद ही किसी को पता था, मुझे भी नहीं पता था दोस्तों, और अच्छे पुराने पूर्व दिग्गज जर्नलिस्टों को भी शायद पता हो। ये सीएजी रिपोर्ट जब बाहर आई है तब निशिकांत दुबे जी ने रेफरेंस देते हुए सीएजी रिपोर्ट का ये एक्सपोज किया। आप ये बात सुनिए निशिकांत दुबे जी का। लेकर आया हूं कॉर्पोरेट, अभी बहुत बड़ी बात कही कॉर्पोरेट। इस देश को जानने वाली बात है कुछ चीजें। 1966 में रिलायंस, हमारे सरकार को बहुत कहा जाता है कि अडानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है। जब अपोजिशन में, जब कांग्रेस इधर थी
जब कांग्रेस थी तो हम भी कहते थे कि ये टाटा की सरकार है, बिरला की सरकार है। इस देश में जानने वाली बात है कि 1966 में रिलायंस इंडस्ट्री आई, 66 में, और 98 तक मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं मिस्टर कार्ति चिदंबरम, 98 तक रिलायंस इंडस्ट्री 1 रुपया टैक्स नहीं देती थी इस देश में। ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। 87 में उनको परेशान करने के लिए माननीय राजीव गांधी जी मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मैट लगाया 1987 में, और 88 में उसका इंप्लीमेंटेशन रोक दिया। 88 में बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट लाया राजीव गांधी जी ने, 88 में। इस देश को जानने वाली बात है, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, बेनामी प्रॉपर्टी को रोकने के लिए उसका रूल जो है माननीय अध्यक्ष महोदया, उसका रूल जो है 2011 तक नहीं बना। 32 साल से दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1 रुपए तक टैक्स नहीं दिया। 1966 में रिलायंस की इंडस्ट्री बनी, 1998 तक 1 रुपए उन्होंने टैक्स नहीं दिया। ये थी कांग्रेस की स्कीम उद्योगपतियों के लिए। उद्योगपतियों को कांग्रेस की सरकार किस तरीके से लालन पालन करके दूध पिला के दोस्तों बड़ी की है, और आज यही कांग्रेस आज एंटी बिजनेस खड़ी होती है भारत के अंदर में वोट बैंक पाने के लिए, और भारतवासियों को भड़काती है। एंटी बिजनेस माइंडसेट ये जो होता है ना दोस्तों, ये सोशलिस्ट माइंडसेट है, कम्युनिस्ट का माइंडसेट होता है दोस्तों। कई ऐसे देश है, क्यूबा देख लीजिए, वेनेजुएला देख लीजिए, यहां पे इन सोशलिज्म के चक्कर में दोस्तों पूरा देश फूक चुका। भाई उद्योगपति, एक उद्योगपति हमारे देश के अंदर में दोस्तों 3 से 4 लाख फैमिलियां को रोजगार दिया है दोस्तों। और यही राहुल गांधी आज उद्योगपतियों के खिलाफ ऐसे बयान देते हैं जैसे उनके वक्त में तो ये सब रिक्शा चलाते थे, और ये तो भाजपा की 10 साल पहले की सरकार 2014 में आई, तब जाके ये उद्योगपति बने। पहले ये सब कांग्रेस कार्यालय के बाहर में बैठ के बीड़ी और पान बेचते थे, इनके हिसाब से अगर चले तो। अब दोस्तों मजे की बात, कांग्रेस सरकार कह रही है राहुल गांधी जी कि ये आईसीआईसीआई बैंक के लोग हमारे साथ मिलने आए, और ये जो फैमिली एक भाई भतीजावाद बैंकिंग सिस्टम को भी ले डूबेगा। मतलब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये जो भाई भतीजावाद बैंकिंग सिस्टम के अंदर में है, ये पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को ही खत्म कर देगा। और कह कौन रहा है भाई? राहुल गांधी जी कह रहे हैं। हमारे भारत के एकदम बोलते हैं ना, विश्व के अंदर में 3-4 पप्पू ही मिलेंगे खोज खाज के आपको, जेलेंस्की, पाकिस्तान में तो आपको पता ही है भुट्टो, और यहाँ पे हमारे पास भी है भाई 1, 2, 3 मिल जाएंगे हमारे यहाँ पे। तो राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि भाई भतीजावाद बैंकिंग सेक्टर को खत्म कर देगा। सोचिए आप, मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं भाई, जो खुद गांधी साम्राज्य में ना होते तो आज क्या होते उनको भी नहीं पता। उनका बस एक ही अचीवमेंट है, भगवान ने उनको दिया है कि वो गांधी परिवार में पैदा हुए हैं, और वो अब बात कर रहे हैं भाई भतीजावाद की। तो सोचिए आप, तो ये हिपोक्रेसी दिखाती है राहुल गांधी जी आपकी। तीसरा बहुत ही डेंजरस मुद्दे पे बात करने वाले हैं दोस्तों आज हम। आप प्लीज लाइक करते रहिए इस वीडियो को दोस्तों। तीसरा जो मुद्दा इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिख के दिया है, वो सच में आपको लगेगा बचकाना है, लेकिन बहुत ही सीरियस मैटर है। इन्होंने लिख के रखा है दोस्तों कि ऑफशोर माइनिंग जो होती है केरला, गुजरात और अंडमान में हो रही है, उससे जो वहां के लोग है, स्थानीय लोग, उनको बड़ी दिक्कतें आ रही है और वो विरोध प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी जी सीधा सीधा नहीं लिखना चाहते थे कि अंडमान की माइनिंग, इसीलिए उन्होंने साथ में केरला और गुजरात को भी जोड़ दिया ताकि सुनने वालों को कूल लगे। और अंडमान में माइनिंग होने से भाई दिक्कत किसको होगी? किसको दिक्कत होती है? चाइना को। चाइना नहीं चाहता कि अंडमान के अंदर में भारत की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की वहां पे बेसमेंट हो, बेस हो वहां पे। सोचिए आप, और वहां पे जितने भी माइनिंग के काम हो रहे हैं भाई, माइनिंग ऑफशोर माइनिंग होती क्या है? जितने भी रिसोर्सेज होते हैं समुद्र तट पे, समुद्र किनारे आसपास में, भारत की अपनी टेरिटरी के अंदर में, उसको मिनरल्स को रिफाइन करना, एक्सट्रैक्ट करना, इसको बोलते हैं ऑफशोर माइनिंग। उससे किससे दिक्कत होती है भाई? मछुआरों को।
राहुल गांधी लिखते हैं मछुआरों को दिक्कत होती है, लाखों मछुआरों को। भाई ऑफशोर माइनिंग से कितनी रोजगार बढ़ेंगे पता है? और भारत की जो भूमि है भाई, किसको तकलीफ होती है उनके लिए भी नरेंद्र मोदी जी ऑल्टरनेट व्यवस्था करते हैं। और राहुल गांधी जी किसका एजेंडा बुला रहे हैं? मानता हूं चाइना को दिक्कत होगी वहां से अंडमान, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट से जो चाइनीज शिप वहां से पास होती है तो अंडमान एकदम सामने आता है। अंडमान से अगर चाहे तो एक एक शिप पे, चाइनीज शिप पे वॉच कर सकती है भारत, और करती भी है। और इसीलिए चाइना को दिक्कत होती है। तो इसीलिए राहुल गांधी ने सीधा अंडमान का नाम नहीं लेके केरला, गुजरात और अंडमान का कहा। तो राहुल गांधी जी आपकी ये जो स्ट्रेटेजी है ना भाई साहब, ये चूरन सब चाट चुके हैं भारतवासी। सबको पता है कि आपका एजेंडा क्या है। विदेशी ताकतें भारत के अंदर में दोस्तों नहीं चाहती कि हिंदू एक रहे। भारत को तोड़ने की हमेशा से जो कुछ बोलते हैं ना कि भारत को अगर तोड़ना है तो बागी बनाओ। बागी कौन बन सकता है? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अभी कुछ पॉलिटिकल पार्टी आपको लंदन जाती हुई दिख रही है। किस रीजन से जा रही है नहीं पता। उनको वहां पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए बुलाते हैं। क्या ऐसा अचीव कर लिया इन लोगों ने, पता नहीं है कि वहां पे उनको बुलाया जाता है भाषण देने के लिए। अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी सुनने में आ रहा है कि 19 अप्रैल को यूएस फिर से जा सकते हैं। खबर मिल रही है उड़ते उड़ते 19 अप्रैल को। क्या करने जाते हैं ये फॉरेन में पता नहीं। अभी 2 बार होके आए हैं वियतनाम। मनमोहन सिंह जब गुजर गए थे उसके जस्ट बाद में ही ये वियतनाम चले गए थे। 20-22 दिन वहां पे आराम से रह के आए। अब इसकी बात जब पूछी किरण रिजिजू ने, रवि प्रसाद शंकर जी ने, तब इसके पास कांग्रेस का कोई जवाब नहीं है। तो अब सुनने में आ रहा है कि भाई हो सकता है कि 19 अप्रैल को ये जा सकते हैं अमेरिका। अब कितनी सच्चाई है इसमें नहीं पता, लेकिन जो खबर आ रही है अब तक की यही है। अब दोस्तों मेन मुद्दे पे आते हैं कि देखिए राहुल गांधी जी अभी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। इज एक्टिंग एज इफ ही इज वर्किंग फॉर हिज पार्टी। कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए बोलते हैं ना, एक दिखावा होता है और एक सच में विजनरी होते हैं ना पॉलिटिशियन। भाई तुम इतने साल से 20, 25, 22 साल हो गए ना, लेकिन ये एजेंडा अब जनता भारत के अंदर में समझ चुकी है। तभी दिल्ली के अंदर में जो हाल किए जनता ने कांग्रेस पार्टी का, महाराष्ट्र के अंदर में सुपड़ा साफ कर दिया, हरियाणा के अंदर में कांग्रेस जीतते जीतते क्यों हारी बता बुरी तरह से, क्योंकि जनता समझ गई थी। और हरियाणा के जाटों को जिस तरीके से ये लोग टेकन फॉर ग्रांटेड समझते थे ना, हरियाणा के जाट, गुज्जर, राजपूत समाज के भाइयों को, जनता ने दिखा दिया राजपूत समाज, गुज्जर समाज, जाट समाज, ये लोग ओरिजिनल देशभक्त है। इनको भी पता है कि हरियाणा अगर कैसे भी कांग्रेस जीत जाती तो वो जो फर्जी किसान आंदोलन खड़ा किया था उनका एजेंडा क्या था। और ये 2024 के लोकसभा के समय में कई राज्यों में समझा था। कुछ राज्यों में भाजपा को डेंट पहुंचा था, जिसके लिए 240 में आ चुकी थी भाजपा। तो राहुल गांधी जी ये जो आपकी हिपोक्रेसी है ना कि 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं भारत के उद्योगपतियों को, ये सब भ्रांति अब फैलाने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अब हर एक चीज लोग पढ़ाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, गूगल में हर एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ईच एंड एवरीथिंग थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ती है। और बाबा भीमराव अंबेडकर जी को आप आज महान बता रहे हो और आज दलित आपको प्यारे लगने लग गए अचानक से। क्या किया इन दलितों को लिए? क्या किया? कुछ नहीं किया। बस दलित वोट बैंक के लिए हमेशा से दलितों के बारे में, दलितों के सामने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के गाने गाओ, तारीफें करो तो वोट नहीं दे देंगे। दलित आजकल पढ़ा लिखा है, सब जानता है बाबा भीमराव अंबेडकर जी की बदनामी, उनको हराने के लिए चुना आपके दादा नेहरू जी ने क्या किया था, सबको पता भाई, सबको पता। नाना जी सबको पता। और किस हद तक राहुल गांधी जी क्या एजेंडा, किसके एजेंडा पे खेल रहे हैं, सब आइडिया तो लगा ही सकते हैं भाई। अब उसकी भी जांच अब अमित शाह जी कर रहे हैं, क्योंकि कई 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा था पार्लियामेंट में, 2 ही दिन पहले, परसों दिन ही लोकसभा के अंदर में कह दिया था कि राहुल जी ऐसा है कि आपको एनजीओ कुछ लिख के दे देती है, आप वही पढ़ लेते हो बीच बीच में। आप एनजीओ के डेटा पे मत सवाल उठाओ भाई। जो भारत के हैप्पीनेस इंडेक्स में
जो रैंकिंग मिलती है ये सब एनजीओ तैयार करती है, ये कोई गवर्नमेंट संस्था कोई नहीं है कि जो भारत के पासपोर्ट कितने नंबर पे रैंक करता है। ये सब एनजीओ बैठ बैठ के एसी ऑफिस में बैठ के अपने मन से भारत को नीचा दिखाने के लिए ये सब रिपोर्ट तैयार करती है। और राहुल गांधी ने यही सवाल पूछा था संसद में कि बताइए इंडिया का पासपोर्ट 50वें नंबर पे क्यों है? भाई तुम्हारे नंबर तो तुम्हारे टाइम में तो फर्स्ट नंबर था ना। और ये कौन दे रहा है भाई? ये एनजीओ ये सब डेटा बनाता, कोई संस्था ऐसी है ही नहीं आज तक पूरे विश्व के अंदर में, कोई भी गवर्नमेंट की ऐसी संस्था नहीं है जो ये आंकड़े प्रस्तुत करे। और वही एनजीओ आपको सम्मेलन के लिए बिहार में 7 अप्रैल को बुला रही है कि आप भाषण दीजिए। तो कौन सी ऐसी एनजीओ है? सबकी नजर रहेगी, इंटेलिजेंस की भी रहेगी मेरे नजर से। और ये जो आप संविधान सुरक्षा सम्मेलन कर रहे हैं ना कि संविधान हमारे भारत का खतरे में है, संविधान भारत का खतरे में है, तो आपके जितने राज्य चल रहे हैं ना, अभी कांग्रेस की सरकार 3 राज्यों में है। कर्नाटका में 4% मुसलमानों को आरक्षण, संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को तार तार करते हुए आपने 4% का जो आरक्षण दिया है उसका भी जवाब अब जनता मांगेगी। आज की डेट में आपके तीनों कांग्रेस शासित राज्यों में चुनाव हो जाए ना, तो कितने राज्य कांग्रेस बचा पाएगी? आप भला इसके बारे में सोचिए तो बेहतर होगा। अब आने वाले टाइम में बिहार के चुनाव है। अब ये बिहार में जब जा रहे हैं 7 तारीख को, तब तेजस्वी यादव के साथ मीटिंग भी होगी, सीटों पे चर्चा भी होगी इनकी कि इनको सीटों पे साथ में लड़ना है या फिर अकेले लड़ना है। हालांकि अकेले लड़ने का कांग्रेस ना ही रिस्क लेगी, ना ही तेज प्रताप तेजस्वी यादव, ये दोनों लेंगे। ठीक है, आरजेडी को भी अभी जरूरत है, राजद को भी कांग्रेस की, ये साथ में लड़ेंगे। और इस बार बिहार में जो चुनाव होने वाला है दोस्तों, आप यकीन मानिए इस बार भी इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। इस बार शायद ज्यादा ही होगा। वो क्यों होगा, बिहार की जब वीडियो बनाएंगे तब मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि मेरा आकलन आज की डेट में क्या कहता है। अभी हालांकि टू अर्ली टू से, बट अभी तक का जो आंकड़ा है दोस्तों, बहुत देर हो कर दी है कांग्रेस और राजद ने। अब दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस बारे में प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दोस्तों नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स को डिस्कस करते रहते हैं। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।